नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बाल विकास प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की। दोस्तों, ये 8वीं प्रैक्टिस सेट है। हर एक प्रश्न, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर है। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे मेरे सभी प्यारे मित्र एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है, शिक्षा में सिलेक्शन की ओर ले जाती है। चलिए दोस्तों, 30 नंबर की क्लास है। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे इस प्रैक्टिस सेट में। और आपका आज के क्लास में, आज के प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर जा रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जरूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेष मानना चाहिए। आप लोग प्राथमिक यानी प्राइमरी टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, नियुक्त हो गई, ठीक है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बन गए, तो इनमें से किसे सबसे महत्वपूर्ण आप विशेषता मानेंगे। धैर्य और दृढ़ता को मानेंगे, शिक्षण पद्धतियां और विषयों के ज्ञान में दक्षता को मानेंगे, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता को मानेंगे, या पढ़ाने की उत्सुकता में मानेंगे। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में इनमें से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी चाहिए, तो हो जाएगा राइट ऑप्शन, धैर्य और दृढ़ता को मानना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षण पद्धतियां जो होती हैं और विषयों में ज्ञान में दक्षता, ये तो सभी लोग होता है। अतिमानक भाषा में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता, अगर धैर्य और दृढ़ता है तो ये सारी चीज़ें आपके ऑलरेडी क्या होगी, स्टोर होगी, इंस्टॉल होगी। अगला प्रश्न देखिएगा। किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है। कोई भी बालक या बालिका है, उसका शारीरिक लक्षण जो है केवल माता के डीएनए से प्रभावित होता है, केवल पिता के डीएनए से, या दोनों के डीएनए से, ना तो माता ही और ना ही पिता के डीएनए से। तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे सभी प्यारे शिक्षक बंधु, आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये कोई भी बालक या बालिका हो, वो जो शारीरिक लक्षण होता है, ठीक है, वो माता के डीएनए से भी प्रभावित होता है और पिता के डीएनए से, यानी पिता और माता दोनों के डीएनए से। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों के डीएनए से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, वह अवस्था कौन सी कहलाती है। दोस्तों, ऐसी अवस्था जिसमें बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, वह आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगी, या दोस्तों आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था कहलाएगी। सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पे। दोस्तों, कमेंट आ चुका है। देखिए, संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है। फिर आपका क्या आता है भैया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से आगे तक होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर होगा क्या होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, वह आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। यानी बच्चा जब 7 से 11 वर्ष का होता है तो बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और जो घटनाएं होती हैं उस विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। मन का मानचित्रण संबंधित है। जो मन का मानचित्रण होता है वह किससे संबंधित होता है। साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से संबंधित होता है, मन का चित्र बनाने से संबंधित होता है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित होता है, या बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से संबंधित होता है। तो मन का जो मानचित्रण होता है वह किससे संबंधित होता है मेरे प्यारे मित्रों। तो राइट ऑप्शन जाएगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर एक प्रश्न, हर एक कंसेप्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। अगला प्रश्न देखिएगा। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, या क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। दोस्तों, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। यह क्या होगा, राइट ऑप्शन देखिए, कहानी कथन में होता है। लेकिन विशेष रूप से जब भी बात की जाती है सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का पूछा जाता है, तो क्षमता के अनुरूप जो है विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का क्या है, प्रयोग करना।
डी ऑप्शन होगा। ठीक है, हमने सी में क्या हम लोग पहले क्या कहते हैं, जब प्राथमिक स्तर होता है उसमें कहानी कथन वाला ऑप्शन पहले ढूंढते हैं, क्योंकि कहानी कथन प्राथमिक होता है और हम प्रश्न क्या अच्छे तरीके से समझते नहीं है। प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका पूछा, संबोधित करने का, तो वो होगा क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न है दोस्तों, किन्हीं में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, या अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण होगा। तो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण कौन करता है दोस्तों, राइट ऑप्शन जाएगा प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न पूछा जा रहा, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा इस प्रश्न को। और प्रश्न यह है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं जीन पियाजे जी की हम बात कर रहे हैं। जीन पियाजे जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर या 11 वर्ष के ऊपर होता है। संवेदी प्रेरक पहली अवस्था कहलाती है 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था कहलाती 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था मूल संक्रियात्मक अवस्था होती 7 से 11 वर्ष। अगर ये चीज़ें आपको पता है तो यहाँ से 2 नंबर आपके पक्के होंगे, क्योंकि यहाँ से पूछे जाना है। तो दोस्तों, बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है, सभी लोग जानते हैं वह बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होगा, या फिर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। ठीक है, और जब तार्किक चिंतन होगा, घटनाएं संबंधित क्या समझने लगता है, उस पर क्या है दिलचस्पी लेता है, लगाव होता है, तो वह मूल संक्रियात्मक अवस्था से ही शुरू हो जाता है। लेकिन चिंतन करना, आरंभ करना संकल्पनाओं के विषय में, वो आपका औपचारिक यानी 11 वर्ष से ऊपर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 8वां प्रश्न देख लेते हैं। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सीखना समृद्ध हो सकता है। वीडियो को अंत तक देखिए, 30 प्रश्न अटेंड करके जाइए और अंत में आप लोग चर्चा करिए। ठीक है, कमेंट कीजिए और बताइए कि वाकई में आज आपका कितना स्कोर क्रैक कर रहे हैं। कौन भैया यहाँ पे टॉप रैंक हासिल कर रहा है। आई कैन डू इट, आई डू इट हैशटैग आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है। अगला प्रश्न है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, यदि शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, यदि कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, या कक्षा में यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो सीखना समृद्ध हो सकता है दोस्तों यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें क्या हो, विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक क्या है उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। नेगेटिव प्रश्न है। ऐसा कथन जो सीखने की प्रक्रिया को विशेषता नहीं माननी चाहिए। देखिए, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। ठीक है, अधिगमक सीखने की प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो सीखने की प्रक्रिया में विशेषता है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, ऐसा नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका निगेटिव दिया है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अगला प्रश्न देखेंगे, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। एक 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है जो क्या है, दृष्टिबाधित है, और आप उस कक्षा के अध्यापक अध्यापिका हैं। तो बताइए, उसके माता पिता और मित्रों द्वारा उनके दैनिक कार्यों को करने में सहायता करनी चाहिए। विद्यार्थी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उसके साथ विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, या विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य को छूट मिलनी चाहिए। तो 5वीं कक्षा जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि उसके साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सब सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे को दृष्टिबाधित उसको दिखाई नहीं देगा, सुनाई देगा। इसे श्रव्य सीडी के माध्यम से उसको क्या है उपलब्ध कराई जाए, जिससे बच्चा अच्छे तरीके सीख सके, समझ सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को नमन है। जय हिंद दोस्तों। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जो है बच्चे की
सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, ये भी निगेटिव प्रश्न है। बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपके टीटी एग्जाम शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, आपको पता होगा। कुछ देखिए सरल भी प्रश्न होंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, आपको टोटल हार्ड क्वेश्चन नहीं होते। आपको बता देता हूँ 40% क्वेश्चन इजीली आएंगे जो लगभग 90% लोग सॉल्व करेंगे। 20% ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो लगभग 40% लोग ही सॉल्व कर पाएंगे, और जो 20% दोस्तों ऐसे कुछ प्रश्न आएंगे जो लगभग 20% ही सॉल्व कर पाएंगे, और 20% कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे 20% कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जो 5% लोग ही सॉल्व कर पाएंगे। और मेरे प्यारे मित्र, मेरा ये जो परिवार है शिक्षकों का, ये 5% में आता है, आप लोग 5% में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं स्क्रीन पर। लाजवाब प्रश्न आ चुका है, वाह क्या बात है। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? जीन पियाजे जी, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार होगा, घर होगा, यह आपका हो जाएगा खेल का मैदान। जीन पियाजे जी, ये ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, जबरदस्ती ऑप्शन यहाँ पे फिट हो गया है मिसप्रिंट होकर। तो ऐसा स्थान जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, वह विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण हो सकता है। दोस्तों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, 30 नंबर प्रश्न है। प्रश्न यह है, इंपॉर्टेंट देखिएगा, कि किसको एक अभिप्रेत शिक्षण का संकेतक माना जाता है? शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य को माना जाता है, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना को माना जाता है, कक्षा में एकदम खामोशी को माना जाता है, या कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को माना जाता है? तो किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाएगा? सभी लोग जानते हैं विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना क्या होगा, यह एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है प्रश्न? लाजवाब प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न यह पूछा जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कि इनमें से कौन सा जो है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? यानी एक निगेटिव प्रश्न आ गया कि बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है कि जो लंबे निबंधों रटना क्या है, यह बुद्धिमान बच्चे का नेगेटिव ऑप्शन है। और रटना सभी लोग जानते हैं नेगेटिव आपका ऑप्शन हो जाएगा पेडागोजी का। नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव शब्द है, तो आपको रटना जहाँ भी आ जाए तो ऑप्शन पहले आपको क्लिक करना है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हर एक प्रश्न को समझिए, हर एक ऑप्शन को समझिए, इसके बाद आंसर करेक्ट दीजिए। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो जब भी बच्चे दुनिया के बारे में सृजन करते हैं, इसका श्रेय सभी लोग जाते हैं आपके जीन पियाजे जी को जाता है। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, चार अवस्थाएं जो है आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, या उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, या विद्यालय हर समय बच्चे को खूब बात करने का अवसर देता है। तो कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय ही पहुंचते ही वह काफ़ी सारी बातें करती है। तो यह दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिल रही है, ठीक है। जब आप कोई चीज़ बात करते हैं, आपको सामने वाले सुनते हैं, आपको मानते हैं, ठीक है, आपके बातों को मान्यता दी जाती है, तो आप क्या होगा वहाँ पर बोलेंगे, अपने विचार वहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उद्देश्य के साथ संबंध होगा? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। ये जो है इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है इस उद्देश्य के साथ संबंध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, या शिक्षा समाजशास्त्र? तो सभी लोग जानते हैं क्षमताओं का, शिक्षार्थियों की क्षमताओं का समझने का प्रयास करना आपका क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। दोस्तों सभी लोग जानते हैं फिजिकोलॉजी कहलाती है। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सीखने की जो प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या होता है? ये बहुत बार टीटी एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या होता है? पिछले सीखे हुए को नए अधिगम में अलग करता है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाता है, या
शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है। यह शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना करती है, यह पैना बनाती है। तो सीखना जो है दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा जो है शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति क्या होती है, रुचि का विकास करती है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है। जो आपका करिकुलम होता है दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में, उसमें जो करिकुलम या पाठचर्या शब्दावली है ये किस ओर संकेत करती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ सामग्री या शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या करिकुलम शब्दावली किस ओर संकेत करती है। विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों क्या पूछा जा रहा है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। तो जो निचली कक्षाएं होती हैं उनमें शिक्षण के खेल पद्धति जो मूल रूप से आधारित होता है सभी लोग जानते हैं, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। और अगला प्रश्न लाजवाब है। उम्मीद है हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोगों ने अभी तक वीडियो को एक बार दिल से लाइक कर दिया होगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। माँ सरस्वती से अभिनंदन प्रार्थना है मेरी, सुबह शाम हर दिन प्रार्थना है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, आप लोगों का सपना पूरा हो दोस्तों। और प्रश्न आ चुका है। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नए स्थिति के प्रति क्या करता है, अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित होगा। तो कोई भी बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर यदि कोई नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है तो यह सीखने के प्रभाव नियम से संबंधित है, सीखने की प्रक्रिया अभिवृत्ति नियम से है, यह सीखने की तत्परता के है, यह सीखने के सादृश्यता नियम से है। तो दोस्तों ये जो नियम है ये कोहल वर्ग के दिए हुए नियम है और राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। देखिए कोई भी समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर एक नई स्थिति में प्रतिक्रिया अनुक्रिया करता है तो सीखने का क्या होता, सादृश्यता नियम कहलाएगा या प्रभाव का नियम कहलाएगा या तत्परता का नियम कहलाएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में करें। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, सादृश्यता का नियम। आप लोगों का जो जवाब हो, आप लोगों को लगता है दूसरा आंसर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर अपने अनुसार दे सकते हैं, अपने समझ के अनुसार दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मकता, विचार। ये बहुत बार टीईटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। प्रतिभाशाली होने का संकेत है उसके सृजनात्मक विचार होना चाहिए, जिज्ञासा व्यक्ति होना चाहिए, जिज्ञासा वाला बालक होना चाहिए, बालिका होना चाहिए, शिक्षार्थी होना चाहिए, उनके शिक्षार्थी या विद्यार्थी में अभिव्यक्ति में नवीनता होनी चाहिए। लेकिन दूसरों के साथ झगड़ना यह संकेत नहीं होगा। नेगेटिव ऑप्शन है झगड़ना, आपको पता है पेडागोजी का। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा या अन्य समान बच्चों के साथ। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किस प्रकार कराई जानी चाहिए, तो अन्य समान बालकों के साथ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्या पूछा जा रहा है। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि बच्चों में जो है आकलन को उपयोगी और रोचक बनाना हो तो रोचक की प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति आपको सचेत होना चाहिए। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देने में, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करने में, या प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करने में, या अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करने में। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों अगर आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाना है तो आपको किसके प्रति सचेत होना होगा। शैक्षिक सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है और 25 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, स्क्रीन पर आ चुका है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। बहुत बार पूछा गया दोस्तों, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, गणितीय विकास, देखिए विकास और विकार में अंतर है, ये भी आपको शब्द में भी ध्यान देना है। पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकास, देखिए सभी में विकास दिया हुआ है तो
तो ये वर्ण हो ही नहीं सकता। तो आपको सभी लोग जानते हैं डिसलेक्सिया पठन विकास से संबंधित है, लेकिन आपको ऑप्शन भी देखना है कि विकास विकार से संबंधित नहीं होगा। ठीक है, तो सभी में विकास दिया तो नहीं होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न लाजवाब है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को जो भूमिका निभानी चाहिए, सभी लोग जानते हैं अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है 27 नंबर प्रश्न है, और 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, स्क्रीन पर है आप लोगों के, कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता के, एकीकरण के, अंतःक्रिया के या अंतः संबंध से। तो कभी न समाप्त होना मतलब क्या होता है? कभी न समाप्त होना मतलब लगातार चलते रहना, चलते रहना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? चलते रहना, यानी कि निरंतरता की बात कर रहे हैं। तो निरंतरता के सिद्धांत से यह संबंधित विचार हो जाएगा कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो राइट ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सीखने के अंतर्दृष्ट सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? आपके पावलोव ने, जीन पियाजे जी ने, वाइगोस्की ने या गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने? तो सीखने के अंतर्दृष्ट सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो सभी लोग जानते हैं गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी हैं या वाइगोस्की हैं, जीन पियाजे जी हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते, देखिए आपको मैं बता देता हूँ, आपके कोहलर को ही गेस्टाल्ट साइकोलॉजी या गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानी बोला जाता है। ठीक है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपके कोहलर ने ही लिखी थी। तो सीखने के अंतर्दृष्ट सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ने दिया था दोस्तों। ठीक है, इन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक पुस्तक की रचना किसने की? आपकी कोहलर ने की। यहाँ पे कोहलर भी नाम दे दिया जा सकता है कि अंतर्दृष्ट सिद्धांत किसने बढ़ावा दिया? तो कोहलर, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, कुछ भी ऑप्शन दे दिया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न यह कह रहा दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने संवयक समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? सभी लोग जानते हैं, सभी का ऑप्शन होगा किशोरावस्था होगा। सक्रिय समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य आपके जब बच्चे किशोरावस्था में आ जाते हैं, ठीक है, तो बच्चे क्या हो जाते हैं? समवयस्क जो होते हैं, यानी समान एज वाले, समान आयु वाले समूह में सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। और तीसवां प्रश्न है, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा की गई है? एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, जीन पियाजे जी के द्वारा या कोहलबर्ग के द्वारा। तो मैं आपको डिटेल के साथ पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान आपके जीन पियाजे जी की की गई है। पहली अवस्था 0 से 2 है, संवेदी गामक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है। मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 है, और 11 से लेकर आगे तक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। तो आपका जीन पियाजे तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट इससे बेस्ट तैयारी के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए, अपने सिलेबस, अपने एग्जाम पैटर्न पर तैयारी करने के लिए आज ही हमारे शिक्षा जगत के चैनल, आज ही अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लें, अपने परिवार में सदस्यता हासिल कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न पर वीडियोज क्लासेज मिलेंगी। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद सभी।